दोस्तों नमस्कार। आपने देखा कि 12 सेटलमेंट, ये जो जॉइंट नोट था, इसकी कोई शर्तें मतलब अधिकांश शर्तें नहीं हो पाई पूरी। और जो 13 सेटलमेंट है, 13वां समझौता जो होना है, जो 1 नवंबर 27 से प्रस्तावित है, इसके लिए सरकार ने डीएफएस ने 20 अप्रैल 2026 को एक अपनी चिट्ठी निकाल दी थी कि आईबीए वालों के लिए, सबके लिए, कि भैया आप लोग इसका जल्दी से कर लीजिए, हमें समय से चाहिए। मतलब ये उन्होंने कह दिया था। ऐसा लगता था कि जैसे बड़े सतर्क हैं, बड़े हितैषी हैं, बड़ा समय से काम करना चाहते हैं। अच्छी बात है, इधर भी लोग बड़े तैयार हो गए। तो अब हम क्या बताएं, पेंशन अपडेशन जैसी बात तो कुछ हो ही नहीं पाई सेटलमेंट में। अरे पेंशन अपडेशन का क्या कहें भाई साहब, एक्स ग्रेसिया का एक बार भी रिव्यू नहीं हुआ जी। रेजिडुअल इशूज़ जो है 6 महीने के अंदर हल करने की बात की गई थी, म्यूचुअल बातचीत से करके। बातचीत यूं ही 2-4 बार हुई, कुछ तमाम बार वर्चुअल बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर तो समझ लीजिए चर्चा ही नहीं हुई। केवल एक बार शुरुआत में चर्चा हुई थी अप्रैल 24 में कि नहीं साहब वो जो ऑडिट हो जाएगा उसके बाद होगा। कुल मिलाकर के कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कहने का मतलब ये है। और एक घटक उसमें ऐसा था सबसे बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों की वो बड़ी यूनियन है AIBEA, उसके जो सबसे बड़े शीर्ष नेता कहे जाते हैं, मतलब जनरल सेक्रेटरी साहब CH वेंकटचलम जी, उनका तो पेंशनर्स के मामले में इतना निगेटिव रवैया, हालांकि वो भूल जाते हैं कि किस खानदान से, खानदान का मतलब है कि किस यूनियन से आते हैं। AIBEA और AIBOA का कितना बड़ा रोल था पेंशन दिलवाने के मामले में, वो भूल गए, बिल्कुल कतई भूल गए। उल्टा बोलने लगे कि जब पेंशन फंड ही नहीं है तो पेंशन कहीं आसमान से आएगी, फंड्स वहाँ से आएगा, पेड़ से तोड़ने, इस तरीके की बातें करते थे। खैर, अब जब मामला ये हुआ कि 13 सेटलमेंट होने की बात है, तो अब ये सारी यूनियन अपने सक्रिय हो गई। AIBEA भी ज़रूर से ज़्यादा सक्रिय हो गई, क्योंकि अभी ताजे फिर से जनरल सेक्रेटरी बने हैं युद्ध करने के बाद में। कैसे बने होंगे भगवान जाने। तो उन्होंने अभी क्या किया, एक सर्कुलर भी जारी किया है ताज़ा। उसमें उन्होंने बताया है कि 13वां जो सेटलमेंट होने जा रहा है, 13 सेटलमेंट, इसके लिए सरकार ये चाहती है, और इसका सुझाव तो हमें दिया था पिछली बार, ये भी उन्होंने कहा। मैं उनका सर्कुलर डाल दूंगा, अपने वीडियो के अंत में आप देख लीजिएगा। सर्कुलर में उन्होंने कहा है कि ये सुझाव तो मैंने ही दिया कि टाइम से होना चाहिए, हर बार बड़ा देर हो जाती है, और सरकार ने, उनके इस IBA ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था, मतलब खुद की तारीफ खुद कर ली। खैर, जो व्यक्ति ये कहता था कि पेंशन फंड नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा, के आसमान से आएगा, ये इस तरीके की बातें जो करते थे भाई साहब, इस बार जो है उन्होंने किया है कि भाई हम भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड जल्दी से तैयार कर लें। तो चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करने के लिए उन्होंने अपनी एक सब कमेटी बनाई है, क्योंकि चुनाव उनके हो ही गए अभी तथाकथित रूप से जैसे भी है। तो उन्होंने एक सब कमेटी वर्चुअल मीटिंग परसों करी। इन्होंने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इन्होंने सब कमेटी डिसाइड करी, और सब कमेटी में करीब 17 मेंबर इन्होंने बनाए। पहला तो अपने वाला बनाया, केरला से एक साहब को बना लिया, उनको कन्वीनर बना दिया। और जो 16वें नंबर पर है ये PK महेश्वरी साहब, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से PK महेश्वरी साहब को इन्होंने रखा है, और टोटल 17 लोग रखे हैं। अच्छा, रखने का तरीका इसमें जो होता है वो सीधे ये कि जितने लोग हमारी जो यूनियंस है उनका एक मेंबर रखा जाता। अमूमन ये तरीका होता है, उसमें छांट के विद्वान और ज्ञानी और पढ़ाकू इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत हो भी तो भी समायोजन के लिए ये करना पड़ता है। हर यूनियन में ढेर सारी यूनियन जुड़ी हुई हैं, जैसे AIBE में ढेर सारी, IBOC में ढेर सारी, AIBOA मतलब सब में है इस तरीके से। तो 17 लोगों की सब कमेटी बनाई है, और केरला से अपना इसका कन्वीनर बना दिया है। तो इनको कहा है कि ये अपनी सेंट्रल कमेटी को रिपोर्ट देंगे, यानी कि AIBE को, यानी मोटा कह लीजिए CHV को, या इनकी टीम को जो है रिपोर्ट देंगी। और यही बात उन्होंने कहा कि बाकी लोगों से, यूनियन से भी हम लोग डिस्कस करेंगे, UFBU के जो दूसरे पार्ट हैं। होता ये है, मैं आपको बता दूं कि मैं भी जब नौकरी में था, उस समय जो सबमिट करने का तरीका होता था, तो हम लोग क्या करते थे, हमारी जो मैं AIBOC से था, तो AIBOC की जो एसोसिएशन है
वो बाकायदा पूरा सब बना के बढ़िया से देती थी, बुकलेट टाइप की हम लोग बढ़िया से, बड़ी खूबसूरत सी बुकलेट, सारी चीज़ें उसमें बाकायदा लिखा पड़ी होती हैं। उसको हम लोग IBA को देकर बाकायदा फ़ोटो खींचती थी पहले, मतलब हमने दे दिया फलां तारीख को, और हमारे लोगों में, सभी लोगों में ऑफिस बेरर्स को बंटती थी, हम लोग अपने एफिलिएट्स को भी बांटते थे। ये आप देख लीजिए, ये चीज़ें हमने मांगी हैं। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के वीडियो में स्पेशली ये कि जो व्यक्ति ये कहता था कि पेंशन फंड के आसमान से आएगा कि पेड़ से टपकेगा, उस व्यक्ति ने इस बार जो मांगे अपनी मोटे तरीके से इस सर्कुलर में बताई हैं। बाकी सब कमेटी उनकी जो बताएगी अलग बात है। इस सर्कुलर में जो बातें बताई उसमें पेंशन अपडेशन भी है, 5 डेज भी है ना। इसमें मुख्य बातें ही यही होती हैं। जैसे DAR का जो मामला है, रिटायरीज का तो बहुत मामला गड़बड़ है भाई। नवंबर 22 से पहले वाले अलग और 22 से बाद वाले अलग, मतलब उसको अलग अलग बांटो, डिवाइड एंड रूल, और नुकसान करिए। जो लोग पहले वाले हैं उनको तो बहुत नुकसान है। मैं समझता हूँ कि 1500 रुपया महीना से लेकर के 3000 रुपया तक का महीने का नुकसान, कम से कम 3200 रुपये तक का। लेकिन मैं ये कहना क्या चाहता हूँ भाई साहब, ये 27 से जो 1 नवंबर 27 से जो सेटलमेंट मिलना, उसके लिए युद्ध करने के लिए जुट गए, तैयारियां करने के लिए जुट गए, ऐसा बताते हैं। लेकिन जो काम उनमें से अभी हो सकते हैं भाई, देखिए रेजिडुअल इशूज़ के बारे में अभी बात क्यों नहीं कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो कि भैया एक्स ग्रेशिया का रिव्यू, एक्स ग्रेशिया ख़त्म भी हो जाएगा इसके बाद में। पेंशन अपडेशन की बात आगे अपने करते रहिएगा, लेकिन इसके पहले जो मामले हैं, जो मामले जैसे DAR का है, एक्स ग्रेशिया के रिव्यू का है, विशेष करके पेंशन अपडेशन पर भी जो चर्चा होनी, ये पहले क्यों नहीं कर लेते हो भैया? अभी बैठ के करने में क्या एतराज़ है? अभी तो नवंबर 26 नहीं आया है जी, अभी तो जून 26 चल रहा है, नवंबर 27 से, मतलब इतना आपको मेहनती आदमी है। इतनी ही जागरूकता अगर पेंशन अपडेशन के बारे में की होती तब तक हो गया होता। इनको ये नहीं मालूम। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, पेंशन अपडेशन इन्होंने क्यों रखा क्यों दिखा रहे हैं सर्कुलर में? इसलिए कि इस बार इनको मालूम हो गया है कि पेंशनर एसोसिएशन जो है और बाकी हमारे रिटायरीज पेंशनर भाई जो हैं, ये अब इनके भरोसे नहीं रहे। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि IBA से यही निगोशिएट करते हैं जो वर्किंग यूनियन वाले होते हैं। हालांकि ये CH महोदय, CH वेंकटचलम साहब एक ज़माने के रिटायरीज हैं। लेकिन इस बार AIB पार्क ने, CBPRO ने ये भी सब मिलकर तय किया कि हम भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। अब कैसे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, डाक से भेजेंगे कि जाके रिसीव कराएंगे या दफ्तर में रिसीव कराएंगे, क्या तरीका होगा ये भविष्य बताएगा। क्यों अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि निगोशिएशन में वहाँ बुलाए नहीं जाते। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ अपने लेवल से, जो हमारी अपनी सोच है, समझ है, आप अपने कमेंट में हमको बताइएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कितना सही हूँ, या क्या सुझाव आपके हो सकते हैं। कि इस समय हमको ये सब बात भले हम सब सुनते रहे, लेकिन MC सिंगला साहब का जो केस है पेंशन अपडेशन के मामले में, पूरी तरीके से इस पर ध्यान केंद्रित करना है। इनके सर्कुलर के कई पन्ने का लाल पीला नीला, और ये बिंदु और वे पॉइंट, इसके चक्कर में नहीं आना। जो आप अपना करिए, जो करते रहिए। मतलब 1 नवंबर 27 से आप मांग करेंगे, फिर जब होगा तब देखा जाएगा। जो लागू होने जा रहा है, लागू होने की जो बात है, ड्यू है होने जा रहा है। अभी तो भैया 27 तक ड्यू ही है, 31 अक्टूबर 27 तक तो ड्यू ही है। 6 महीने से होते होते एक बार भी कुछ नहीं हुआ। वैसे एक बार भी एक्स ग्रेशिया का रिव्यू नहीं हुआ। पेंशनर्स को आपने क्या दिया? अगर आप पॉलिटिक्स ही जान पाते, पॉलिटिक्स का मीन्स ये है कि मज़दूरों की अगर भी राजनीति जिसको आप करते हो, हम इसको राजनीति नहीं कहते, मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए यूनियन बनी है। अगर आप ये कर पाते तो पेंशन अपडेशन की बात पहले करते, इसलिए कि पेंशनर सबसे पहले आपकी मीटिंग में पहुंचता है। कोई भी वर्किंग यूनियन की भी कॉल हो, सबसे पहले पेंशनर पहुंचता है, क्योंकि भाई रिटायर होता है, खाली होता है, उससे मालूम होता है इस पेड़ को हमने लगाया है। तो प्लीज़ हम तो बस यही कहेंगे कि ये लोग कुछ करें ना करें, इनके भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। MC सिंगला साहब के केस की तरफ देखना है, और 12 जुलाई के बाद जब हाई कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो जो मैंने पिछले कुछ वीडियो के पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश बैंक पेंशनर फोरम की एक मीटिंग में स्पेशल अलाउंस के एक पिटिशनर आरती प्रसाद सिंह जी आए थे,
और उन्होंने कहा था कि 12 पिटिशनर्स का एक ग्रुप बना लिया है उन्होंने, और 12 पिटिशनर मिलकर के स्पेशल अलाउंस के केस के मामले में 12 जुलाई तक मतलब हाई कोर्ट माफ़ी जब सुप्रीम कोर्ट बंद है तो उसके बाद ये एक एप्लीकेशन वहाँ देंगे जॉइंटली कि साहब हम लोगों का केस जो है चिन्मय मजूमदार के केस से हटा करके बाबूराम कश्यप जी के केस के साथ जोड़ दिया जाए और उसका जो फैसला होगा हमको सबको मान्य हो गया। उन्होंने ये भी बताया था कि ये केस वहाँ से नैनीताल हाई कोर्ट से हम लोग जीत के आए हैं, इसलिए यहाँ बेहतर स्थिति रहेगी। इस वजह से आज बेहतरी ये होगी ये केस कम से कम सुनने की लाइन में तो आ जाएगा। अभी तक इसका 250 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर वीकली लिस्ट में आता, डेली लिस्ट में नाम नहीं आता। खैर, ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।